तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आई होप कि सबका प्रिपरेशन बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा यार। ठीक है। तो कल ये कौन सा वाला पार्ट है हमारा? ये पार्ट 5 है हमारा। ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 4 पार्ट में क्या किया है, दो ये जो मतलब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का पेपर हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का काफी अच्छे से हम लोगों ने एनालिसिस उसका किया है। तो उसके बाद अभी हम देखेंगे 2022 का, सो दैट हमको पता भी तो चले कि एक वाले जो ईयर में पेपर आया था आपको, वो तो काफी आपका इजी टू मॉडरेट के बीच वाला मतलब वो पेपर था। ठीक है। तो 22 वाला पेपर देखते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि मतलब किस लेवल का क्वेश्चन मतलब आ रहा है वो अभी मतलब ओएचपीसी का एग्जाम में, और हम लोगों का प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है। तो उससे थोड़ा अंदाजा भी हमको लगेगा कि यानी कि सेल्फ टेस्ट हम इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए चलिए तो अभी चलिए भाई। हाँ, तो रूल सेम है आपका इसके लिए भी। ठीक है। रूल क्या है फॉर टीएनई के लिए आपका 1 से लेके 5 तक। ठीक है। 1 से लेके 5 तक आपका टीएनई वाले लोग जितना है रुकिए। और ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होने के बाद आप लोग सेशन लेफ्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपका ये एनालॉग एरिया भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स तक आप लोग रुकिए। आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। ठीक है। और बाकी अगर पूरा मिला के देखेंगे, पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तक कितना आता है, तो 24 × 10 34 41 47 8 यानी कि 55 आउट ऑफ 80 55 नंबर ऑफ द क्वेश्चन तो मेजर टॉपिक से ही आ रहा है। तो बाकी जितना डिजिटल कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतना भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आ रहा है। ठीक है। तो फिर भी पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो सब कुछ तो कवर अप कर लेंगे हम लोग, राइट। तो ये और एक बार आपको बता दे रहा हूँ भाई, टीएनई वाले जितने हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तक रुक के रहिएगा, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो चलिए, प्रीवियस ईयर एनालिसिस से एक तो मतलब होता है कि किसी किसी एग्जाम में देखिएगा कि जैसा एसएससी का एग्जाम में क्या करता है, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए आप जाइए। आप चाहे किसी से भी आप एमसीक्यू लगाए हो, कहीं से भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि एक तो दिमाग में आ जाता है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा भी हम लोग प्रैक्टिस किया है, और बाकी क्वेश्चन पैटर्न जो है, किस प्रकार का बोर्ड सेटअप कर रहा है, वो भी आपका दिमाग में आ जाता है। ठीक है। एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर तक आपका बिल्डअप हो जाता है। ठीक है। तो चलिए भाई, इंट्रोडक्शन तो खत्म, उसके बाद अभी सीधा आते हैं हमारा टॉपिक के ऊपर। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू व्हिच ऑपोजिट्स द एनी चेंज ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज, यानी कि सडन चेंज ऑफ द करंट ऑफ द कॉइल को कौन अपोज करता है। ठीक है। कौन करता है सभी को पता है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, N5/I होता है, राइट। और सडन चेंज ऑफ करंट को जो हम लोग निकालते हैं DI/dt भी हम इसमें फॉर्मूला को भी लिखते हैं। ठीक है कि नहीं, सडन चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। ये दो फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, सो दैट क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, डी इसका करेक्ट आंसर। रेजिस्टेंस कैसे बोल रहे हो यार? एक मिनट यार। रेजिस्टेंस कौन बोला यार यहाँ पे? अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हम भी कंफ्यूजन में पड़ गए, हमने बोला क्या क्वेश्चन गलत पढ़ा क्या हमने कुछ। ठीक है। तो चलिए। अच्छा। तो पहला वाला क्वेश्चन का इंडक्टेंस हो गया। ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट क्या पूछा है हमको कि मैग्नेटिक सर्किट में ये जो दो स्टेटमेंट दिया है, कौन सा वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमको, मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है हमारा एस जो होता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेबल होता है, और आपका डेंसिटी के ऊपर भी आपका डिपेंडेबल होता है। ठीक है। एच एंड बी के ऊपर डिपेंडेबल करता है। और अ, दूसरा वाला हमको क्या 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 बता रहा है हमको कि मैग्नेटिक सर्किट एनर्जी रिक्वायर्ड टू द जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेटिंग करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है। तो दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, एनी आइडिया?
मैग्नेटिक रिलक्टेंस क्या होता है अपना, नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को लिख देता हूँ यहाँ को अच्छे से, नहीं रिलक्टेंस क्या होता है आपका, नॉर्मल अगर हम लोग देखेंगे तो एमएमएफ बाई वोल्टेज बाई करंट होता है, तो इसी हिसाब से एमएमएफ बाई फ्लक्स होता है, राइट। तो ये दोनों के ऊपर आपका रिलक्टेंस डिपेंडेबल करता है, पहली वाला पॉइंट तो ये है। और एक भी इसका पॉइंट था क्या आपका, 1/μ a होता है, ठीक है कि नहीं। ये दोनों भी किसी पे अभी मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर आपका फ्लक्स डेंसिटी होता है, किसी के ऊपर आपका रिलक्टेंस डिपेंडेबल नहीं करता है। इसीलिए पहला स्टेट अभी जो स्टेटमेंट है ये तो आपका गलत है, ठीक है कि नहीं। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, कुछ एनर्जी चाहिए होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटिंग करने के लिए, कौन सा वाला एनर्जी आपका होता है जनरेटिंग फ्लक्स करने के लिए, जो आप हाफ एल आई स्क्वायर भी इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है कि नहीं। फ्लक्स कहाँ पे जनरेटिंग होता है, मोस्ट ऑफ द इंडक्टेंस केसेस में ही तो हम लोग जनरेटिंग करके उसको देते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा खाली बी ही इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू। आया भाई बात सबको समझ में, ठीक है। 3 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होता है, बोलिए भाई कौन सा वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है आपका, सबसे बड़ी बात ये कि उसका रेजिस्टेंस जो होता है आपका, ये आपका काफी हाई रहता है, राइट। और बाकी ये क्या होता है, एनटीसी टाइप का होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टाइप का होता है। और क्या होता है इसमें, और बाकी इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है आपका, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है आपका, ये भी आपका काफी हाई रहता है, ठीक है। ये तो तीनों पॉइंट होता है मोस्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इस जगह पे, देखिए पहले वाले में क्या है, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बिल्कुल गलत। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैव द हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड नेगेटिव टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। बाकी सब ऑप्शन देखने को भी जरूरत नहीं है, क्या दिया है, लो स्पेसिफिक दिया है, इफ द स्पेसिफिक टू स्मॉल डाइलेक्ट्रिक हैपेंस, ये भी सब गलत है। जो दूसरा वाला जो मतलब स्टेटमेंट है ये सही रहेगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 4 नंबर वाला देखिए, थोड़ा न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम है, सॉल्व करिए कोई अपने आप भी, ये तो हम करवाते हैं आपको। डाटा पहले लिख देता हूं आपको क्या क्या दिया है आपको। पहले बात है कि कॉइल का आपका रेजिस्टेंस दे दिया है, यानी कि आर आपको दे दिया है 8 ओम दे दिया है, ठीक है। इंडक्टेंस कितना दिया है आपको, एल इक्वल टू 0.019 हेनरी दिया है आपको। उसके बाद वोल्टेज कितना दिया है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको 50 हर्ट्ज दिया है, ठीक है। और बाकी हमको क्या बोला है यहाँ पे निकालने के लिए, इम्पीडेंस बोला है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो अभी हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या है, आर तो यहाँ पर गिवन डाटा है, पहले हमको एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है, राइट। 2 इंटू पाई का कितना काल मैंने बताया था आपको, 3.14 करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, इंडक्टेंस कितना है 0.019 है, ठीक है। सॉल्व करिए यार कोई इसको, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7.28 इंटू 50, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट और 19/100, तो काट लेंगे, तो काट कूट के आ जाएगा आपका 5.97 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इंडक्टेंस वाला वैल्यू आपको मिल गया। उसके बाद सीधा यहाँ पर आपको वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है, 8 का स्क्वायर प्लस 5.97 ओम का स्क्वायर, ठीक है। अब निकालिए इसको, 64 अगर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 0.3 कर रहा है, यानी कि 0.3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस करिए, तो करने पर कितना आ जाएगा आपका 35.64 के करीब आ जाएगा, ठीक है। दोनों का रूट ओवर करेंगे तो 99.64, पूरा काट कूट के करेंगे, किसका आसपास आपका आ रहा है इसका आंसर, 9 के आसपास। 9 वाला कौन सा ऑप्शन है, यहीं पर है ना, तो 9.98 ही होगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा टॉप है, फिर भी ट्राई करते रहिएगा भाई इसको, ठीक है, छोड़ के मत आ जाइएगा।
ठीक है। और एक बार आपको नहीं तो बता दे रहा हूँ क्या है यहाँ पे क्वेश्चन पे, आपको एक कोयल का आपको नॉर्मल रेजिस्टेंस दे दिया है, यानी कि यहाँ पर आपको आर गिवन डाटा था, ठीक है, और आर था, उसके बाद अभी इंडक्टेंस आपको दिया है 0.09, वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर होता है, राइट। अभी हमको क्या निकालना है, एक्सएल निकालना है। एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई एफ एल होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.141 होता है, तो खाली आप दो दो डिजिट ही लेके चलिए। तो 2 × 3.14 इंटू 50 इंटू 0.019, ठीक है, लगभग आपका 5.97 ओम ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया इसीलिए इसका आसपास वाला आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप नॉर्मलाइज अगर इसको करेंगे, अगर इसको खाली बैठ के इसको करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, तो 6 ओम के करीब आ जाता है, ठीक है। उसके आसपास वाला आप वहाँ अभी मतलब ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें क्या है, आपका रेजिस्टेंस वाला का वैल्यू है, बस इसका स्क्वायर करिए फिर रूट ओवर करिए, आपका आसपास वाला आंसर आ गया। आया भाई बात सबको समझ में। चलिए 5 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको, which of the following are not application of active low pass filter। एक्टिव लो पास फिल्टर का कौन सा एक तो एप्लीकेशन नहीं है। पहली बात तो ये कि एक्टिव लो पास फिल्टर क्या करता है आपका, एक्टिव लो पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है या फिर लो फ्रीक्वेंसी को, ये मतलब आपका ब्लॉक करता है। जो आपका लो पास फिल्टर होता है ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी किसमें आता है आपका, एनी आइडिया। हाई फ्रीक्वेंसी आपका जितना एम्पलीफायर होता है, या फिर आपका ऑडियो एम्पलीफायर तो मोस्ट ऑफ द टाइप होता है, या फिर इसमें करंट आंसर क्या होगा, बी और चार तो दोनों ही आपका सही दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी इसमें आएगा आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर में, क्योंकि अगर भास्टली उसको देखेंगे तो जो टीवी न्यूज वगैरह वो मतलब ज्यादा मतलब चलता रहता है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे कवर अप होता है, तो वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो बी को हम लोग मान के चलेंगे करेक्ट है, तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर इसमें करेक्ट आंसर होगा, सही है। चलिए 6 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको, 6 नंबर वाले में क्या पूछ रहा है, आपको इक्वेशन निकालना है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है कि नहीं। साइन वेव का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है आपको। आपको आरएमएस वैल्यू दिया है 40 एम्पियर, और फ्रीक्वेंसी दे दिया है आपको 50 हर्ट्ज दे दिया है। कल कल भी तो हमने इसी प्रकार का सब क्वेश्चन किए थे ना। देखिए वही वाले क्वेश्चन सब रिपीटेड ही हो रहा है आपका एग्जाम में। आई इक्वल टू क्या होता है, ये जो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी होता है, राइट। आई एम साइन ओमेगा टी होता है। और गिवन डाटा क्या पर है, हमको हमको यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर निकालना है, ओमेगा टी वाला निकालना है, राइट। अगर मोटा मोटी से अगर देखेंगे तो 50 सर्ज है, यानी कि तो 314 के करीब आपका आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये वाला करेक्ट ही होगा, ठीक है। फिर भी इसको प्रूफ प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, मैं तो ऐसे ही आपको बोल दिया, क्योंकि 50 हर्ट्ज का अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आप 2 पाई एफ कर लेंगे तो 314 रेडियन पर सेकंड आ जाता है, ठीक है। चलिए फिर भी प्रूफ कर लेता हूँ भाई इसको। आई एम क्या होगा भाई आपका, यहाँ में खाली आरएमएस वैल्यू आपको दिया है, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ पर खाली आई आपको गिवन डाटा है, आई कितना है यहाँ पे 40 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे। अभी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट क्या होता है, 40 इंटू √2 होता है। √2 का वैल्यू कल कितना बताए थे मैंने आपको, 1.41 बताए थे, के साथ 40 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आपका 56.57 एम्पियर आ जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद ओमेगा टी निकालेंगे हम लोग। ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई एफ होता है। 2 × पाई का वैल्यू कितना बताया था, 3.14। इसीलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ कि √2 और पाई का वैल्यू हमेशा दिमाग में रख के जाइएगा, सो दैट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मदद मिल जाएगा। तो 7.28 इंटू 50 कर लेंगे तो 7.28 का आधा, यानी कि 303 पॉइंट सॉरी
314 आ जाएगा। ठीक है, 314 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। हुआ भाई, बात सबको समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? तो आई एम मिल गया, ओमेगा टी मिल गया, बस पुट करो, आंसर निकल आया आपका। तो सी इक्वल टू, सॉरी, तो क्या आएगा आपका अभी जो मतलब इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या मिल गया हमको? 56.57 साइन 315 टी आ गया। हुआ भाई? ठीक है। 7 नंबर वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट 80 एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज, क्या होगा? क्वेश्चन से ही पता चल रहा है क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। एनी एनी इंस्टेंट में क्या होगा? ए बी क्या होगा? यहाँ पर दे ही दिया है आपको, एनी पर्टिकुलर ही जो मतलब इंस्टेंट पे जो वैल्यू आएगा आपका वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही होगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट बिटवीन द टू कॉइल टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज डिफाइंड एज, क्या बताते हैं हम इसको? इसमें आपको बता रहा है कि द रेशियो ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट, रेशियो यानी कि एम डिवाइडेड बाई बिटवीन द टू कॉइल्स, टू कॉइल्स का क्या होता है आपका? रूट ओवर ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, ये जो रेशियो होता है, ये कौन सा वाला रेशियो को हम लोग डिफाइन करता है? के का एक तो फॉर्मूला होता है, ये के क्या होता है अपना? कोएफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग होता है, यही तो होता है आपका के। हुआ भाई? फॉर्मूला से को बस फॉर्मूला को ये क्या किया है, थोड़ा थियोरेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है एम होता है आपका, और आपका टू कॉइल का बीच में जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है ये रूट ओवर ऑफ L1 इंटू L2 होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? के का वैल्यू होता है ये वाला, कोएफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। 9 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर वाला देखिए क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन्स थ्योरम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज सोल्ड as viewed for terminal is found by replacing the current source by dash circuit। मैंने कल भी तो आपको बताया था, जब एक तो नॉर्टन का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा रहा था उसी जगह पे, क्या बताया था आपको कि अगर आपका करंट सोर्स होता है थेवेनिन सर्किट में हमेशा ओपन होगा, और वोल्टेज सोर्स होगा अगर आपका, इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं। नॉर्टन और थेवेनिन दोनों भाई भाई बताया था, और दोनों का रूल भी आपको उस जगह पे बता, देखिए वही वाला क्वेश्चन ही रिपीटेड हुआ इस जगह पे। तो क्या होगा, करंट सोर्स रहेगा जो अपना ओपन रहेगा। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स यहाँ पर पूछता तो हम उसको क्या करते, शॉर्ट सर्किट करवाते। 11 नंबर वाला देखिए, द नोड व्हिच हैज ओनली इनकमिंग ब्रांच, ये जो नोड होता है, नोड किसको बोलते हैं हम लोग? कोई भी सर्किट का यही तो होता है अपना नोड, है कि नहीं? ये एक तो नोड पॉइंट हो गया, N1 हो गया, ये N2 ले लीजिए, ये N3 हो जाएगा, राइट? ये तो सब नोड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नोड का जो इनकमिंग ब्रांच होता है, इनकमिंग ब्रांच होता है, मान लीजिए N1 वाला हम लोग नोड ले रहे हैं, यहाँ पर जो ये जो मतलब इनकमिंग ब्रांच हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिए खाली आप, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? एनी आइडिया? चेन नोड, सिंक नोड, इनपुट नोड, क्या होगा? सिंपल सा आंसर है भाई, कोई दीजिए कमेंट में। सोर्स नोड, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंक नोड बोलते हैं। ठीक है, तभी मैंने आपको पूछा, क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे, इनकमिंग ब्रांच है तो सब लोग इसको इनपुट नोड को ही मान लेगा, या फिर सोर्स से सप्लाई जा रहा है तो सोर्स नोड को ही मान लेगा। करेक्ट क्या होता है, सिंक नोड होता है। ठीक है, नोट करके रखिएगा ये वाला पॉइंट को। वो सीक नोड क्या होता है ये भी जानने वाला जरूरी है, ठीक है कि नहीं? इनकमिंग मतलब कहने का मतलब यही होता है कि जिस नोड का खाली इनकमिंग ब्रांच होता है, ठीक है कि नहीं, कोई आउटगोइंग ब्रांच उस पे कुछ नहीं होता है, बस कनेक्टिविटी वाला होता है, यानी कि सीक नोड किसको बताएंगे इस जगह पे, एक मिनट है,
ये वाला पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सिंक नोड बताएंगे। अगर ये वाला सर्किट को देखेंगे हम लोग, तो ये वाला, एक मिनट यार कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाला पॉइंट जो होता है आपका, ये वाला होगा आपका सिंक नोड, ठीक है। इस पे बस इनपुट वाला आएगा, यहाँ से इनपुट आएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सिंक नोड बोलेंगे। 12 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा टफ रहेगा आप लोगों के लिए। क्या बता रहा है आपको, देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन। 12 नंबर पे पूछ रहा है कि एक वायर का आपको रेजिस्टेंस दे दिया है, आपको 225 ओम आपको दे दिया है। एक वायर का रेजिस्टेंस दिया है 225 ओम, जिसको हम कितने पीस में इसको हम लोग तोड़े, सो दैट तोड़े, और उसको जब हम कनेक्टेड करेंगे, पैरेलली उसको कनेक्टेड करेंगे, तब रिजल्टेंट करंट यानी कि पूरा आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा आपका 1 ओम निकल के आएगा, ठीक है। तो बताइए, क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन करेंगे तो हालत टाइट हो जाएगा भाई। फिर भी सिंपल है, ठीक है। कोई आइडिया है कैसे लगाएंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे? बेसिक तो हम लोग बहुत पढ़े हैं। सिंपल है भाई, ठीक है, हार्ड नहीं है, टॉफ नहीं है, मत डरिए। आर क्या होता है, यहाँ पे कितना दिया है, 225 ओम दे दिया है, राइट। और आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना निकालना है आपको, 1 ओम निकालना है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हमको चाहिए कितना, 1 ओम हमको चाहिए। तो सबको पता है अगर पैरेलल होगा तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपका होता है आर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा पैरेलल का केस में। अगर आपको अभी सीरीज वाला अगर होता तो डी बता रहे हैं कैसे यार, चलिए देखते हैं, प्रूव करते हैं। अगर सीरीज वाला केस होगा, ए एन जो आपका एन स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं उसको वाले और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला वाइज अगर देखेंगे, बस हमको क्या निकालना है, यहाँ को हाउ मेनी पीसेस खाली निकालना है, कितने पीसेस में हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि खाली एन हमको निकालना है। तो हमको फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पे, क्या क्या गिवन डाटा है हमारे पास, आर इक्विवेलेंट गिवन डाटा है 1 इक्वल टू आर कितना दिया है, 225 दिया है, एन स्क्वायर ही बस हमको निकालना है, राइट। तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 225 इंटू एक, तो 225 का रूट ओवर कितना होता है, एन इक्वल टू कितना आएगा, 15 आ जाएगा। कैसे यार, 225 का फिर कौन बोल रहा है यार, डी डी सब बोल रहे हैं, 225 का रूट ओवर बोल रहे हैं हम, 625 नहीं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। हुआ भाई तसल्ली, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला याद रखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, कौन सा वाला इंसुलेटिंग मटेरियल आपको लग रहा है, बोलिए। पैरालाइट, निक्रोम, मैंगानीन, कार्बन, क्या होगा? सी बता रहे हैं, किसका? मैंगानीन, पैरालाइट, और क्या क्या बता रहे हैं, बोलिए। मैंगानीन क्या होता है आपका, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला एक तो मटेरियल होता है ना आपका, मैंगानीन होता है। और एक तो, हाँ याद भी आ रहा है आपको, मैग्नेटिक, एक तो मैंगानीन होता है और एक तो होता है यूरेका होता है, राइट। दोनों क्या होता है आपका, जीरो टेम्परेचर को भी कोफिशिएंट होता है, इसीलिए हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जनरली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बन हो गया, बाकी नहीं, अभी आपका निक्रोम हो गया, ये सब क्या होता है आपका, पीटीसी टाइप का आ जाता है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला। बस एक ही मटेरियल है आपका पेरालाइट, ठीक है। पेरालाइट जो होता है आपका, ये होता है आपका एक तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। ये एक तो ग्लास टाइप का एक तो मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका हम लोग इतना सुने नहीं है इसका नाम, इसीलिए कि ज्यादातर इस्तेमाल भी नहीं करते, इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है काफी लो होता है, इसीलिए हम पैरालाइट को इतना इस्तेमाल नहीं करते, राइट। 14 नंबर वाला देखिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है हमारे पास, उस पे क्या मार्क किया गया है हमारा, वोल्टेज मार्क कर गया है हमारा 230 वोल्ट, और पावर दिया है आपको 500 वाट दिया है, ठीक है। अगर उसी आयरन को अगर हम लोग 30 दिन के लिए, ठीक है, 30 दिन के लिए, और हर दिन अगर हम लोग 1.5 घंटा इस्तेमाल करेंगे,
तो टोटल मंथली बिल हमारा कितना आएगा पर यूनिट 4 के हिसाब से। सॉल्व करिए यार, क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेशन वाला चीजें है। करें तो फिर, तो चलिए, एनर्जी डायरेक्ट हम लोग क्या कहाँ से निकालेंगे हम लोग? तो हमको निकालने के लिए टोटल पावर होता है हमारे पास और उसके पास टाइम भी है हमारे पास, राइट? तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, कितना है हमारे पास, वाटेज है 500 वाट है, ठीक है। तो हम अगर निकालेंगे अभी जो एनर्जी निकालेंगे किससे निकालेंगे, किलोवाट आवर में निकालेंगे, तो चलिए वही से ही निकालेंगे आप। 500 इंटू कितना दिया है कि अभी मतलब हर दिन कितने घंटे के लिए चल रहा है आपका, 1.5 आवर के लिए चल रहा है। टोटल कितना आ जाएगा आपका, 750 वाट आवर आ जाएगा, राइट? एनर्जी का ही तो फॉर्मूला होता है, अगर उसको किलोवाट में निकालेंगे तो 0.75 kWh पर डे हमारा, ईच डे, ठीक है कि नहीं? ईच डे हमारा अभी क्या हो रहा है, इतना कंजप्शन हो रहा है, तो मंथली कितना कंजप्शन होगा, 30 डेज में कितना कंजप्शन होगा हमारा, तो 0.75 इंटू 30, 75 इंटू 3 क्या होता है, 225 होता है। 225 जीरो जीरो काट लेंगे तो 22.5 किलोवाट आवर, 22.5 किलोवाट आवर पर मंथ। पर मंथ में अपना इतना कंजप्शन होगा, ईच डे में कितना हुआ, 0.75 किलोवाट, और टोटल मंथ में कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, 22.5 किलोवाट आवर, राइट? पर यूनिट का बिल हमको कितना दिया है, हमको यहाँ पे 4 यूनिट दिया है, ठीक है। तो बस 2.5 से हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 22 इंटू 4 88.5 इंटू 4 2, 88 प्लस 2 90 रुपीज। आया भाई तसल्ली? बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने डी आंसर दिया है। हुआ भाई, कैसे आया, आपको सब समझ में आया? तो बस हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पावर इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम होता है, बस वही वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। 15 वाला देखिए, अरे यार बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहा था यार 2022 में। एक रेजिस्टर होता है जो मतलब सर्किट में जिसका वैल्यू दिया है आपका 500 ओम दिया है, ठीक है। अगर उसको अगर हम लोग, इट इज डिजाइड टू डिक्रीज इट्स रेजिस्टेंस टू 300 ओम, अच्छा 300 ओम, अगर हम इसको, एक मिनट है, अच्छा सर्किट में क्या बोला है आपको कि टोटल जो मतलब जो मतलब एक सर्किट में एक तो रजिस्टर है जिसका वैल्यू दिया है आपको 500 ओम दिया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 500 ओम वाला जो मतलब रजिस्टर है उसका वैल्यू घटा के 300 ओम करना है, ठीक है। वो तो रहेगा लेकिन उसका वैल्यू घटा के 300 ओम करना पड़ेगा। तो हम हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पैरेलल में एक तो और एक तो रजिस्टर लगाना पड़ेगा। अगर आपको थियोरेटिकली आपको बताता हूँ, देखिए इसका वैल्यू है आपका 500 ओम है, ठीक है। तो सारे सारे जो सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आपका नहीं भी मतलब नहीं बदलेगा। क्या बोल रहा है, जो न्यू रेजिस्टेंस निकल के आएगा 300 ओम आएगा। कैसे आएगा, जब हम एक तो नया रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्टेड करेंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए हमको बोल रहा है। आया भाई बात सबको समझ में? तो कैसे निकालेंगे हम इसको, कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट अगर करेंगे, अगर इसको, अच्छा आर इक्विवेलेंट अगर करेंगे कैसे निकालेंगे, अच्छा चलिए पूरा नॉर्मल सा रूल यहाँ पर डाल के नहीं तो इसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आर
इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल के केस में कितना होता है, ये R1 होता है प्लस जो नया आपका रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है। नया रेजिस्टेंस जो आपको निकल के आएगा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग डाल देते हैं। अगर हमको आर इक्विवेलेंट हमारे पास गिवन डाटा है, आर 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 इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा हमारा, 300 ओम निकल के आएगा, राइट। यही तो निकल के आना है हमारा मतलब। और पुराना वाला गिवन डाटा कितना था हमारे पास, 500 ओम था, राइट। 500 ओम था हमारे पास, तो नया वाला खाली हमको यही वाला वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर आई 1/r को अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट माइनस 1/r1 कर लेंगे, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना गिवन डाटा है हमारे पास, टोटल कितना निकल के आएगा यहाँ पे, 300 आएगा। कितना गिवन डाटा था, 500 था, राइट। पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसको एलसीएम आ जाएगा आपका, अभी क्या, अभी 1500 आ जाएगा। ऊपर कर लेंगे तो 5 - 3, 2/1500, राइट। तो यही तो होता है आर का वैल्यू। ये क्या है, 1/r इक्वल टू 1500 है। अगर खाली रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1500/2 हो जाएगा। तो 1500/2 की अभी कितना होता है, 750 ओम होता है, 750 ओम होता है। आया भाई आंसर आपको, सी हो गया आंसर। आया भाई बात सबको समझ में। बस पैरेलल वाला रूल हम लोगों ने अप्लाई किया यहाँ पे। पैरेलल वाला रूल अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आर इक्विवेलेंट की क्या आएगा आपका, जो नया रेजिस्टेंस है आपका, सॉरी जो पुराना रेजिस्टेंस है उसके साथ नया रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तभी हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा। अब नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या किए, तो आर आर इक्विवेलेंट हमारे पास गिवन डाटा था, बस उसको माइनस किए, सॉल्व किए, तो टोटल आ गया अपने पास वैल्यू। हुआ भाई तसल्ली, कैसे निकल के आया, या फिर किसी को कुछ डाउट। चलिए ठीक है। 16 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल। डाई मैग्नेटिक मटेरियल का क्या होगा सही करेक्ट एग्जांपल, बोलिए। ये यार, हमने कुछ जब आपको मैग्नेटिक सर्किट जब पढ़ा रहा था ना, उस पे आपको बहुत सारा भी मटेरियल बताया था जो कि थोड़ा हटके है, ठीक है कि नहीं। यानी कि कोई एग्जाम में आता है तो उसको आप लोग प्रयोग करिएगा, बस वही वाला आंसर एक तो दिया है इसमें, याद रख लीजिएगा। फिर भी डाई मैग्नेटिक मेटेरियल इनमें से कौन सा है, यही है आपका कैल्साइट, ठीक है। कैल्साइट जो है आपका एक तो डाई मैग्नेटिक मेटेरियल है, राइट। चलिए 17 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 17 वाला क्या पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है कि एक तो पीएमएमसी भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग एसी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पीएमएमसी जो होता है आपका, पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये मतलब किससे ऑपरेट होता है, डीसी से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एसी सिग्नल हम उसको दे रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ना ही जरूरी नहीं है, हमको आगे कुछ देखना नहीं है, बस जहां जीरो है वहां पर लगाइए। जो भी हो इंस्ट्रूमेंट कुछ रीडिंग देगा क्या, डीसी इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल इनपुट दे रहे हैं, कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा जी, जीरो हो जाएगा आंसर, सिंपल है। 18 वाला देखिए क्या पूछ रहा है आपको। 18 वाला पूछ रहा है कि आपको अभी जो हमने करके आया वही वाला क्वेश्चन आपको पूछा है। गिवन डाटा एनर्जी आपके पास गिवन डाटा है, ठीक है, एनर्जी है, टाइम है। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पी निकालना है। अभी हमने एक तो पावर वाला फॉर्मूला सॉल्व करके आया कि E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। तो हमने यही वाला फॉर्मूला डाला ना उस जगह पे, बस यहीं पर इसको और एक बार डाल दीजिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, P निकालने के लिए बोल रहा है, तो P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E/T हो जाएगा। E कितना है हमारे पास, 14,000 जूल है, 14,000 जूल है। टाइम कितना दिया है आपका, मिली सेकेंड में दिया है। तो उसको अगर हम लोग चाहेंगे कन्वर्सन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 सेकेंड हो जाएगा, राइट। 0.5 सही सेकेंड हो जाएगा। 0.5 अगर कर लेंगे तो 14,000, अगर इसको, एक मिनट है,
हाँ कहाँ पर था यार मैं, देखिए तो क्या था यहाँ पर अपना, हाँ हाँ एनर्जी इक्वल टू क्या हमने लिखा है यहाँ पे, पावर इनटू टाइम, ठीक है कि नहीं। तो पावर हम लोग कैसे निकालेंगे, ई बाई टी करेंगे, तो 14,000 डिवाइडेड बाई 0.5 कर लेंगे, तो ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा आपका, 28 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। 28 वाट कोई बोल रहा है, 28 किलोवाट बोल रहा है भाई, 28 किलोवाट आएगा, 28 वाट नहीं आएगा, 28 किलोवाट आएगा आपका, ठीक है। चलिए 19 वाला देखिए क्या पूछ रहा है, द प्योर कैपेसिटिव सर्किट पावर एब्जॉर्ब, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कोई पावर कंजप्शन होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट जो होता है आइडर एनर्जी को स्टोर करता है, नहीं तो एनर्जी गिवन करता है, जो रिएक्टिव पावर देता है वो कभी पावर एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी कि पावर उसमें खपत नहीं होता है, यानी कि कुछ खर्चा नहीं होता है। 20 वाला देखिए कितना टाइम बचा यार, अरे यार चलिए। Considering the following statement about that emitter, select the most appropriate अभी ऑप्शन। एमीटर के लिए कौन सा बीच आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कौन सा वाला करेक्ट होगा, द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज जीरो, बिल्कुल करेक्ट है। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, गलत है भाई। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, खाली बी इसमें करेक्ट है। ये बोल रहे हैं बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, कैसे है, आइडियल रेजिस्टेंस एमीटर का क्या होता है, जीरो ही तो होता है, ठीक है। आइडियल रेजिस्टेंस आप इसमें आप होगे क्या, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का जीरो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। 21 देखिए क्या पूछ रहा है आपको, ए सीरीज आरएलसी सर्किट एट रिजोनेंस कंडीशन द अलजेब्रिक सम ऑफ द एक्सएल एंड एक्ससी इक्वल टू द जीरो होता है। ये बात तो सबको बोल रहा होगा, आपको बार बार आपको ये वाला चीज हमने आपको बताया था कि एक्सएल इक्वल टू एक्स क्या होता है, बी बता रहा है कोई, 0.5 जीरो होता है यार, ठीक है। 22 देखिए, व्हाट इज द पावर डिलीवर टू द 30 वोल्ट सोर्स इफ द करंट सप्लाई बाय सोर्स इज 2 एम्पियर, सिंपल सा आंसर है, बोलिए भाई। पावर निकालना है हमको, वोल्टेज है करंट है, बस निकाल दीजिए। पी इक्वल टू क्या होता है, 30 इंटू 2 यानी कि 60 वाट हुआ भाई, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 23 देखिए, Which of the following condition is true? कौन सा कंडीशन सही है, when the two port network is said to be reciprocal, रेसिप्रोकल होगा तो कौन सा वाला करेक्ट होगा, या फिर जेड पैरामीटर लेंगे तो Z12 इक्वल टू Z21 होगा, अगर वाई पैरामीटर लेंगे हम लोग Y12 इक्वल टू Y21 होगा। देखिए कौन सा वाला है इसमें, ये देखिए 4 वाला है, तो 4 करेक्ट होगा, राइट। इसी को और कौन सा वाला हम लोग कंडीशन बोलते हैं, यही होता है आपका, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, लास्ट ओपीडीसीएल में शायद पूछा था आपको, जो वो वाला पेपर हम देख रहे थे, सिमेट्री कंडीशन होता है, यही होता है आपका सिमेट्री कंडीशन होता है, इसको भी याद रखिएगा। 24 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, देखिए भाई। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी आर इलेक्ट्रिकली कपूल्ड, इलेक्ट्रिकली कपूल्ड होता है क्या, बिल्कुल गलत भाई, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी आर मैग्नेटिकली कपूल्ड, मैग्नेटिकली कपूल्ड होता है क्या, नहीं भाई। ये क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी बोथ मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली कपूल्ड, ठीक है। ये है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का खासियत, क्यों, क्योंकि उस पे जो होता है आपका सिंगल वाइंडिंग पे आपका चलता रहता है, ठीक है, सिंगल वाइंडिंग में आपका चलता रहता है, इसीलिए आपका बोथ मैग्नेटिक एक्शन पे क्या होता है, म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला प्रिंसिपल चलता रहता है। इलेक्ट्रिकली कपुल्ड क्यों होता है, क्योंकि एक ही वाइंडिंग में अपना प्राइमरी सेकेंडरी जुड़ा होता है, तो इलेक्ट्रिकली कपुल हुआ ना आपका, तो सी इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। चलिए
25 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का कौन सा एक तो एडवांटेज नहीं है। लेस साइज ऑफ द सेम रेटिंग ऑफ द टू वाइंडिंग बी ट्रांसफार्मर, ये तो उसका एडवांटेज है भाई, ठीक है कि नहीं। उसका साइज काफी कम होता है, बेटर रेगुलेशन भी देता है, लेस कॉपरलेस होता है एज कंपैरिजन टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये भी करेक्ट है। शॉर्ट सर्किट करंट इज लेसर देन द टू वाइंडिंग, ये गलत है। शॉर्ट सर्किट करंट उसका ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि एक ही वाइंडिंग के ऊपर आप लोग इलेक्ट्रिकली कॉपल करके रखे हैं इस वाले बात को, तब कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो झटका दोनों में ही लगेगा, दोनों में हाई फ्लैश ओवर होगा एकदम, अगर देसी वाला अगर दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। चलिए 26 देखिए, द कर्व बिटवीन द नो लोड जनरेट ईएमएफ एंड फील्ड करंट ऑफ डीसी जनरेटर इज नोन एज, क्या होगा? एनी आइडिया? नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट क्या होगा? इसी को हम लोग बोलते हैं, सबसे फेमस है, इसी को बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। बार बार ये एग्जाम में रिपीट भी होता है बहुत सारे एग्जाम में। या फिर इसको बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है आपका, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपको याद रखना है, नो नो लोड जनरेटर ईएमएफ एंड फील्ड करंट जो होता है उसके बीच में जो कर्व बनता है उसको हम लोग ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, या फिर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। 27 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या का सब मतलब सही होता है, देखिए। ईडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस है जीरो, करेक्ट है। कोर हैज लो परमेबिलिटी, लो परमेबिलिटी होता है कि हाई होता है? हाई रहेगा ना, ठीक है, ये तो गलत हो गया। कोर एज हाई रिलेक्टेंस, हाई रिलेक्टेंस नहीं लो रिलेक्टेंस होता है। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है सॉम रेजिस्टेंस, सॉम रेजिस्टेंस होता है क्या? जीरो रेजिस्टेंस होता है। तो खाली ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है एज ए लुकिंग टू द आइडियल ट्रांसफार्मर। 28 देखिए, एट यूनिटी पावर फैक्टर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स। आर्मेचर रिएक्शन जो होता है अगर मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर अगर पड़ेगा तो क्या होगा आपका? तो डिस्ट्रेशन होगा, है कि नहीं। आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है यूनिटी पावर फैक्टर में? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट तो आता है ना, इसी को तो हमने एक क्वेश्चन में भी आपको कराया था। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आएगा, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हम लोग को? डी क्या होगा, मैन फ्लक्स जो होगा डिस्टोरेशन होगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, इसका सब बताया, इसका बताया क्या आप लोगों ने? डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 29 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसी कम्यूटेटर मोटर। स्पेशल केस वाला एक मोटर का क्वेश्चन आ गया, एसी कम्यूटेटर मोटर पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एसी कम्यूटेटर मोटर जो होता है उसमें आपका लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है एज कंपेयर टू द एसी इंडक्शन मोटर, होता है क्या ऐसा? नहीं होता है भाई। इसमें एसी कम्यूटेटर मोटर पे हमेशा याद रखिएगा आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है एज कंपेयर टू द इंडक्शन मोटर, तो ये गलत हो गया। कम्यूटेटर मोटर कैन ऑपरेट एट मच हायर हायर स्पीड देन ए इंडक्शन मोटर, बिल्कुल करेक्ट है। कम्यूटेटर मोटर का क्या होता है आपका, ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसी के साथ स्पीड भी उसका काफी हाई रहता है, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है इसका, तो डी होगा इसका, सॉरी बी स्टेटमेंट ही खाली इसका करेक्ट है, ठीक है। कहाँ गया? तो सी वाला खाली करेक्ट होगा, हुआ भाई। चलिए 30 वाला देखिए, कितना स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे रहा है भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल्सन मोटर। अरे खाली स्पेशल केस वाला मोटर पूछ रहा है यार। तो ये भी रिपल्सन मोटर पे कौन सा वाला आप मतलब कराबी कराबी क्या होगा, करेक्ट होगा? देखिए, स्टार्टर वाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन साइलेंट टाइप का होता है, इज हाउस्ड इन द स्लो इज अ स्मूथ कोड स्टार्टर, सही तो लग रहा है। चलिए आधा टिक लगाते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, कार्बन ब्रश दैट राइट अगेंस्ट कम्यूटेटर एज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग करंट थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग, बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन ब्रश का यूज तो हम लोग इसीलिए तो करते हैं, हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग में जो करंट प्रोवाइड करता है वहीं पर तो ये राइड करता है यानी कि चलता है।
वे वाला ऑप्शन भी हमको सही लग रहा है। आपका स्टार्टर वाइंडिंग जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर नॉन साइलेंट पोल टाइप का होता है, लेकिन इतना हम ऑप्शन श्योर नहीं है। आपका स्मूथ कोर स्टार्टर में थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर भी यहाँ तक करेक्ट है तो आधा ऑप्शन करेक्ट है तो पूरा करेक्ट ही होगा है कि नहीं? तो चलिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 31 देखिए, which of the following is not an advantage of polyphase इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा एक तो एडवांटेज नहीं है, बोलिए भाई। थ्री फेज मोटर का एक तो एडवांटेज कौन सा वाला नहीं है, देखिए, इट रिक्वायर्स टू द मिनिमम मेंटेनेंस, ये तो उसका एडवांटेज है। इट इज सफिशिएंट हाई एफिशिएंसी, ये भी करेक्ट है। इट इज स्टार्ट ऑफ फ्रॉम रेस्ट एंड नीड नो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग मोटर, बिल्कुल करेक्ट बात है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है क्या होता है आपका, ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग वाला मोटर होता है। लेकिन से वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसके लिए आप और जो होता है ऑक्सिलरी में कुछ लगा के उसको स्टार्ट स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, स्टार्टर वगैरह लगा के। तो ये आपका खाली स्टेप सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, राइट। तो इसका स्पीड डिक्रीजेस तो इट इंक्रीज इन लोड, ये इसका एडवांटेज नहीं है। जितना हम लोग लोड बढ़ाएंगे उसका स्पीड उतना घटता है, ये इसका एडवांटेज नहीं है। तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 32 देखिए, डोमी कॉइल का क्या इस्तेमाल होता है। डोमी कॉइल, इंटरपोल, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, ये सारा दिमाग में सेटअप रहना चाहिए। डोमी कॉइल का मतलब क्या होता है, डोमी कॉइल का कुछ काम नहीं होता है, बस मैकेनिकली बैलेंस करके रखता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग में, राइट। तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 33 देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। करवाओगे यार कोई, कैसे रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए यार करते हैं यार इसको। यही है कि क्वेश्चन होता है जो कर लिया, लो भाई वही रैंक ले लिया भाई आपका। 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि आपको क्या दे दिया, अपरेंट पावर आपको गिवन हो गया। एस इक्वल टू क्या हो गया आपका, 50 केवीए हो गया। क्वेश्चन पढ़ते हुए जाइए, डाटा लिखा अभी क्या मतलब, लिखते हुए जाइए, सो दैट आपको इजी होगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एस हो गया 50 केवीए। आयरन लॉसेस कितना दे दिया, 40 वाट दे दिया, ठीक है। आयरन लॉसेस कितना दे दिया, 40 वाट दे दिया, ठीक है। कॉपर लॉस कितना दे दिया आपको, 800 वाट दे दिया। पावर फैक्टर कितना, 800 वाट दे दिया, और बाकी पावर फैक्टर कितना दिया है, 0.8 लैगिंग दिया है। कॉस फाई आपको दे दिया, 0.8 दे दिया। अभी हमको क्या निकालना है इस जगह पे, फुल लोड एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। पूरा अगर इसको निकालेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, पूरा अगर इसको कंसीडर करके लिखते हैं तो आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, यही तो होता है आपका इनपुट, इंटू 100। पूरा अगर इसको सरल भाषा में अगर इसको हम लोग लिखे, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या डाटा है, हमारे पास 50 केवीए वाला खाली डाटा है हमारे पास, ठीक है। तो आउटपुट पावर क्या होगा, तो आउटपुट पावर हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वी आई कॉस फाई से निकाल सकते हैं। वी आई कॉस फाई से, वी आई हमारे पास तो यहाँ पर क्या मतलब गिवन है, यानी कि अपरेंट पावर गिवन है हमारा यहाँ पे 50 के भी। तो 50, तो 50 इंटू के भी, यानी कि 1000 कर दीजिए भाई इसको, 50,000 इंटू 0.8, कितना आएगा आंसर, 8/10। एक जीरो काट लेंगे तो 8 इंटू 5 40, 3 जीरो बैठेगा, 4 जीरो बैठेगा यहाँ पे, सॉरी, 40,000 हो जाएगा, है कि नहीं। आउटपुट पावर कितना निकल के आएगा आपका, 40,000 वाट निकल के आएगा, ठीक है। अभी हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, अभी हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो। कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर ऊपर लिख लेते हैं 40,000, और ये वाला फॉर्मूला डालेंगे हम लोग, ठीक है। 40,000, लॉस कितना था हमारे पास, 400 प्लस 800, ठीक है, इंटू
एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100। अब करिए 40,000 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 800 1200 हो जाता है ना। तो 1200 यानी कि 41,200 इंटू 100। 20 से 20 काटो, इसको 400 होता है 412 से, तो उसका लगभग पूरा आसपास वाला आंसर आएगा। आसपास वाला क्या यानी कि क्या होगा यहाँ पे 97.09%। ठीक है, पूरा सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए 400 बाई 412, तो 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3% के हिसाब से कोई आसपास वाला आंसर देख लीजिए 97.9 है। हुआ भाई तसल्ली कैसे निकल के आया? और एक बार बता दे रहा हूँ, नहीं तो भाई नॉर्मल से एफिशिएंसी निकालना है हम लोगों को। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है? आउटपुट बाई इनपुट होता है। इनपुट क्या होता है? आउटपुट प्लस लॉसेस होता है। गिवन डाटा क्या क्या था हमारे पास? अपरेंट पावर गिवन डाटा है 50 केवीए, आयरन लॉस गिवन डाटा है 400 वाट, और कॉपर लॉस भी गिवन डाटा है 800 वाट। कॉस फाई कितना है? 0.8 है, लैगिंग पावर फैक्टर। आउटपुट पावर का क्या फॉर्मूला होता है? वी आई कॉस फाई होता है। हमारे पास वी आई यानी कि अपरेंट पावर होता है, राइट। तो यहाँ पर तो गिवन है 50 के भी है, तो 50,000 इंटू 0.8, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, बस आपको समझाने के लिए लिख दिया था। तो कितना आउटपुट आ रहा है अपना? 40,000 आ रहा है। बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर और काट कूट के 97.09% आ गया। हुआ भाई तसल्ली? चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 देखिए यार, कितना स्टेटमेंट यार, काफी कॉम्प्लिकेटेड वाला दे दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इंडोर सब स्टेशन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इंडोर सब स्टेशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पढ़िए भाई क्या क्या लिखा है सब चीजें। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर सब स्टेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल सही है भाई, काट कूट के इतना वायर वगैरह अंदर जाता है। दिस सब स्टेशन इंस्टॉल बियॉन्ड 66 केवी वोल्टेज लेवल। 66 केवी लेवल से ज्यादा वाले के लिए इंडोर लगाते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? 33 केवी से ऊपर होगा तो आउटडोर लगेगा, राइट। यहाँ क्या बोल रहा है? दिस सब स्टेशन आज इंस्टॉल बियॉन्ड 66 केवी लेवल, नहीं, अगर उसका नीचे होगा तब इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिर भी इसको डाउट मान के चलिए। कैन नॉट इजीली एक्सपांड द इंस्टॉलेशन ऑफ इंडोर सब स्टेशन, ये भी सही है। कॉस्ट ऑफ द इंडोर सब स्टेशन इज लो, ये बिल्कुल गलत है। आई होप कि खाली ए एंड सी करेक्ट होगा। ए एंड सी है क्या हमारा ऑप्शन में? ए बी सी है, नहीं तो बी सी है, या फिर ए सी डी है। डी तो कभी आएगा नहीं भाई। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी अगर देखिए 66 केवी लेवल का ऊपर का बोल रहा है, यानी कि ये जीआईएस वाले को कंसीडर कर दिया है, ठीक है। जीआईएस होता है या फिर हाइब्रिड टाइप का जितना सब स्टेशन आपका होता है, इस पे सब कितना होता है? 220 केवी का जीआईएस होता है, 132 केवी का जीआईएस होता है। वो वाला सब स्टेशन जो होता है इंडोर होता है, वो मतलब उसी को कंसीडर करके ये वाला दिया है ऑप्शन, ठीक है। तब इसी को देखेंगे तो ए बी सी तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है लेकिन 25 वाला देखिए यार, क्या वैल्यू यार दे रहा है यार सब। कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कितना दिया है आपको? पी दिया है। एन जो दिया है आपको यूजफुल लाइफ उसका दे दिया है उतना ईयर के लिए। स्क्रैप वैल्यू दे दिया है एस। एक्स जो होता है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। तो डेमिसिंग वैल्यू कितना होगा? सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आपको बताएंगे ना। क्या होगा करेक्ट आंसर? किसी को कुछ आइडिया? देखिए नहीं तो आपको नहीं तो समझाते भाई इसको। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? जब हम इक्विपमेंट को खरीदे, ठीक है कि नहीं, जितना पैसे से हम लोगों ने इक्विपमेंट को खरीदा उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं, राइट। खत्म। उसके बाद क्या हुआ? उसी को हम लोग बोलते हैं पी बोल दिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हो गया। यूजफुल लाइफ क्या होता है? उसको हम लोगों ने खरीदने के बाद कितने टाइम के लिए इस्तेमाल किए उसको, वो हो गया आपका एन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू यानी कि उसको यूज करने के बाद हम लोगों ने कचरे के डब्बे में उसको हमने फेंक दिया,
ठीक है, फेंक दिया उसको, कुछ हमने काम में नहीं लगाया, वो हो गया आपका एस। ठीक है, और एनुअल यूनिट डेप्रिसिएशन क्या होता है, स्क्रैप हो गया। तो जैसा घर में कुछ खराब कुछ सामान निकलता है, हम लोग क्या करते हैं, कूड़े में उसको, सॉरी, जो कूड़े वाला आता है हम उसको बहुत कम रेट में बेच देते हैं, वही होता है डेप्रिसिएशन वैल्यू। यानी कि कम रेट में उसको हम लोग बेच देते हैं, तो हमको फाइनल वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, यानी कि डिमिनिशिंग वैल्यू जो होता है वो आपका कितना निकल के आ रहा है, कितना आएगा आपका, बस फॉर्मूला याद रखने वाला चीजें होता है। तीन याद रखने वाला चीजें है, एस इक्वल टू पी इंटू 1 - एक्स टू दी पावर एन होता है। ठीक है, 3 नंबर वाला करेक्ट होगा, बस यहाँ पर यूनिट जितना लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए। 36 में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ईएचवी एसी ट्रांसमिशन लाइन इज करेक्ट, क्या होगा करेक्ट यहाँ पे, एसी ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है, रिडक्शन इन कंडक्टर मेटेरियल रिक्वायरमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लाइन लॉसेस आर रिड्यूस, ये भी करेक्ट है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, बढ़ता नहीं है, तो डी होगा यहाँ पे नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए 37 देखिए, थर्मल एनर्जी इज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डाउन बाय, थर्मल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कन्वर्सन करते हैं, यानी कि कोल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी करने के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। 38 देखिए, व्हेन द लेंथ ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज अबाउट 50 टू 150 किलोमीटर एंड लाइन वोल्टेज आर मॉडरेटली हाई, इट इज कंसीडर एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, क्या होता है, लेस देन 80 किलोमीटर। तो ये तो अब तो 150 किलोमीटर तक ले लिया है कि नहीं, तो पूरा शॉर्ट से लेके मीडियम तक है, तो क्या क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट होता अगर लेस देन 80 किलोमीटर होता तो शॉर्ट हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, राइट। लॉन्ग क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 150 किलोमीटर। 39 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का क्या आपका एडवांटेजेस सब होता है, क्या क्या एडवांटेज होता है देखिए, प्लांट का स्टैंड बाई लॉसेस कुछ होता है, पानी नहीं है तो हम लोग नहीं चलाएंगे पावर प्लांट, क्या लॉसेस हो जाएगा हमारा, कुछ लॉसेस होगा, नहीं होगा, ये करेक्ट है। एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट डज नॉट चेंज विथ एज, ये गलत है। जितना एज उसका बढ़ेगा उसी हिसाब से टरबाइन होता है आपका, जो स्पीलवे वगैरह आपका होता है, या फिर जितना इक्विपमेंट उसमें लगा होगा उसका सारा एज जो होता है घट भी आपका घटते हुए जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट आर वेरी हाई, ये तो एकदम सही है भैया। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं, ए एंड डी है क्या आपके पास, नहीं, खाली ए को मानेंगे या फिर ए बी सी को पूरा टोटल मानेंगे, नहीं, तो फिर इसको नहीं मानेंगे यार। चलिए, अगर प्रैक्टिकली देखेंगे ट्रांसमिशन कॉस्ट जो होता है हाइड्रो का थोड़ा सा ज्यादा रहता है भाई। ठीक है, मानते हैं यार, लेकिन अभी क्या कॉस्ट प्राइस देखेंगे, ट्रांसमिशन कॉस्ट का ज्यादा रहता है, और ट्रांसपोर्टेशन उसमें काफी खराब होता है। क्यों, अब पहाड़ वगैरह में गाड़ी वगैरह जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट तो ज्यादा ही रहेगा ना भाई इसमें। ठीक है, भाई यहाँ पर तो वेरी हाई दिया है ना, तो चलिए भाई, खाली ए को ही मानिए भाई आप लोग करेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिकली वाला चीज क्यों देखना है इस जगह पे, बस आप लोग जानने के लिए बता दिए। तो ए, तो सी इसका खाली करेक्ट ऑप्शन होगा। 40 वाला देखिए, डिस आउटेज बीज होता है या फिर आपका शेयरिंग बीज होता है, ये सब किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। डिस आउटेज ब्रिज होता है या फिर आपका शेयरिंग ब्रिज होता है, इसको हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए, और बाकी इंडक्टेंस के लिए बताया था मैंने कल आपको। ठीक है, कि एंडरसन होता है, उसके बाद ओन्स होता है, उसके बाद हाइज ब्रिज होता है, और आपने क्या पढ़ा था, तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस वाला ब्रिज पढ़ा था। ठीक है कि नहीं, वो वाला दूसरा हो गया। 41 देखिए, which टाइप ऑफ ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजर द मीडियम रेजिस्टेंस, अरे यार चलिए, एंडरसन ब्रिज अभी हमने आपको बताया, ये किसके लिए होता है, इंडक्टेंस के लिए होता है। ठीक है कि नहीं, और ये हाइस ब्रिज होता है जो, ये भी आपके इंडक्टेंस के लिए हो गया। बाकी दोनों बचा, बाकी दोनों बताइए क्या होगा। केल्विन डबल ब्रिज जो होता है ये आपका
हाई के लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस हम लोग इस पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी, केल्विन डबल ब्रिज तो हम लोग लो के लिए करते हैं, हम नाम से बदल गया यार। केल्विन डबल ब्रिज जो होता है आपका, ये लो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं, हाई रेजिस्टेंस के लिए तो मेगर होता है, ठीक है। मीडियम रेजिस्टेंस का क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, केरी फोस्टर ब्रिज, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देख रहे हैं ना भाई, ब्रिज वगैरह से कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपको सभी ऑप्शन का अगर सही से पता होगा तभी जाके यार आप लोग करके आ पाओगे यार, नहीं तो गलत हो जाएगा। 42 देखिए, Which of the following is not an advantage of induction energy meter? इंडक्शन एनर्जी मीटर का कौन सा एक तो एडवांटेज नहीं होता है, कौन सा होता है भाई? इट आर लेस्ट अफेक्टेड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, ये तो उसका अभी क्या एडवांटेज हो गया। इट कंज्यूम ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर, ये गलत है, इसमें कुछ पावर कंजप्शन नहीं होता है। द मूविंग एलिमेंट हैज नो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद द सर्किट, ये भी उसका करेक्ट है। दे हैव हाई टॉर्क टू वेट रेशियो, इसका सेंसिटिविटी काफी हाई रहता है, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, तो बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 43 देखिए, द पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मेड ऑफ, पॉइंटर किससे बना होता है, कोई हल्का सा मटेरियल से बना होगा। हल्का मटेरियल क्या होगा इस जगह पे, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम से बनेगा, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। 44 देखिए, फिर से यार आपको आ गया एक तो एनर्जी मीटर का क्वेश्चन, बताइए कोई बता पाएगा तो, कैसे निकालेंगे हम इसको। एनर्जी मीटर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर, कोई कैलकुलेट करिए, फिर हम नहीं तो आपको बताते हैं। हुआ भाई, तो नहीं चल रही तो भी करवाते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या दिया है, हमको मीटर कांस्टेंट दिया है, यानी कि के हमको गिवन डाटा है, ठीक है। के कितना दिया है हमको, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर डिवाइडेड बाई क्या होता है, के का मीटर कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है आपका, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय कितना आपका एनर्जी कंजप्शन होता है, यही तो होता है के का फॉर्मूला, मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला तो यही होता है कि नहीं। तो अभी क्या होता है हमारे पास, अरे यार कैसे करवाए यार इसको, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर के डब्ल्यू एच दे दिया तो 6 रिवोल्यूशन है 54 सेकेंड ना। एक मिनट है भाई को, हमको थोड़ा भी टाइम दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन लंबा होगा लेकिन यार। तो पर किलोवाट में कितना हो रहा है, 6 रिवोल्यूशन, अच्छा 6 रिवोल्यूशन 54 सेकेंड में चल रहा है, राइट, ओके। अच्छा ठीक है, चलिए करवाते हैं। तो के इक्वल टू क्या होता है अपना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है डिवाइडेड बाई के डब्ल्यू एच होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, 6 रिवोल्यूशन के लिए कितना है अपने पास, के कितना दिया है, 6 रिवोल्यूशन के लिए के होता है आपका 1400 आर वी डिवाइडेड बाई पूरा के डब्ल्यू एच, ठीक है। यानी कि अगर पूरा इसको अगर काट कुट कर लिखेंगे तो फिर एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/1400 के डब्ल्यू एच, ठीक है। तो एनर्जी आपका निकल के आता है, 6 रिवोल्यूशन के लिए इतना निकल के आता है, ठीक है। एक रिवोल्यूशन का कितना होता है, 1400 डिवाइडेड बाई के डब्ल्यू एच होता है, के तो हमारे पास गिवन डाटा था, तो हम लोगों ने कितना निकाला इस जगह पे,
6 डिवाइडेड बाई 1400 के डब्ल्यू एच हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है इस जगह पे, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी होता है। एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी तो होता है ना। अभी हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है, टाइम तो है, एनर्जी निकल के आया। तो पी कैसे निकालेंगे हम लोग, एनर्जी तो हमारे पास गिवन डाटा है और टाइम है 54 सेकेंड है, टी कितना है 54 सेकेंड है। तो कैसे लिखेंगे अभी इसको हम लोग, एनर्जी जो है आपका किलोवाट आवर में है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई टी होगा। एनर्जी किस फॉर्म में है आपका, 6/1400 किलोवाट आवर में। ठीक है, टाइम कितना है 54 सेकेंड, अभी सेकेंड में है, अगर उसको हम लोग आवर में कन्वर्सन करेंगे, क्योंकि किलोवाट आवर है हम हमको, तो टाइम जो है उसको आवर में उसको कन्वर्सन करना पड़ेगा। तो एक एक घंटा जो होता है कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 54/3600 आवर कर लेंगे इसको। ठीक है, तो पूरा काट कुट के इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 3600 ऊपर चला जाएगा आपका, 6 × 3600 डिवाइडेड बाई 1400 इंटू 54। ठीक है, तो 6 से काटो, 54 को अगर काट लेंगे अगर इसको, तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, 9 से इसको काटेंगे तो 400। ठीक है, तो ऊपर रहा आपका 400/1400। ठीक है, पूरा अगर इसको काट कुट के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 400/1400 यार, एक मिनट है, पूरा काट कुट के अगर इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, पूरा कितना आ जाएगा अपने पास, 285,7100 वाट आवर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी किलोवाट आवर आ जाएगा, किलोवाट आवर निकलेगा ना। तो अभी हमको क्या निकालना है इसके, हमको निकालना है खाली वाट में, सब दिया है ना आपको, 285 है क्या, तो यही तो आ रहा है आपको इस जगह पे आंसर, सॉरी किलोवाट आवर में निकला ना। तो उसको अभी हमको क्या करना है, वाट आवर में कन्वर्सन करना है बस। 0.0 को 2 जीरो से आगे ऊपर हम लोग इसमें बस खाली पॉइंट लगा देते हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए और एक बार आपको नहीं तो समझा देता हूँ भाई पूरा कैसे निकला। हम भी यार बार बार कंफ्यूजन हो गया, आपको भी कंफ्यूजन कर दिए होंगे। चलिए, तो क्या दिया है आपको इस जगह पे, मीटर कांस्टेंट जो दिया है आपका, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 6 रिवॉल्यूशन जो होता है आपका, 6 रिवॉल्यूशन विथ के। ठीक है, क्या होता है आपका, 1400/kWh होता है। यहाँ पर अगर आपको, एक मिनट है, यहाँ पर आर भी आपको लिखते, ठीक है, चलिए, 1400/kWh होता है। यहाँ से अगर हम लोग kWh खाली निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6/1400 हो जाएगा, kWh आ गया अपना, क्या इतना एनर्जी हम लोग को मिल गया। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। टाइम कितना है हमारे पास गिवन है, यहाँ पे 54 सेकेंड यहाँ पर गिवन डाटा है, तभी हम लोग पावर निकाल पाएंगे। पावर कैसे निकालेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। एनर्जी हम लोगों ने निकाल दिया कितना, 6/1400 kWh। ठीक है, अब 54 सेकेंड है, उसको भी हमको आवर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड जो होता है आपका 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, सॉरी एक घंटा जो होता है आपका 3600 से अभी क्या से अभी सेकंड होता है। तो जब इसको करेंगे तब क्या होगा आपका, तो न्यूमरेटर में जो होगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 3600 डिवाइडेड बाई 1400 × 54। ठीक है, 654 का तो 9, 9 से 36 का तो 4, 400, पूरा काट कुट के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 285700 किलोवाट आवर आपका आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, बस वहां से 2 जीरो आप निकाल के यहाँ से करो, तो क्या आ जाएगा आपका, तो तीन तीन जीरो घटा के करेंगे, अरे यार सॉरी, यहाँ पर 1 जीरो होगा यार। ठीक है, तो 3 जीरो के अगर इस साइड में अगर हम लोग पॉइंट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 285
0.710, ये किलोवाट आवर में निकाला हम लोगों ने। अरे मैं किलोवाट आवर क्यों लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे तो पावर बोल रहा है ना आपको। पावर क्या होता है, खाली वाट होता है। तो ये क्या होता है आपका, खाली किलोवाट निकल का है। ठीक है, मैं आवर बोल रहा हूँ आपको बार बार। ये होता है आपका किलोवाट आवर निकल की, सॉरी, खाली किलोवाट निकल का है। ठीक है, तो इसको अगर हम वाट करेंगे तो तीन तीन जीरो दाबी दाहिने तरफ से छोड़ के बस पॉइंट लगा देंगे तो 285.71 वाट हो गया। ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा भाई, इतना टॉप क्वेश्चन क्यों डाल रहा है यार। अब ये वाला देखिए, द ऑननोन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनपुट सिग्नल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग। कौन सा वाला इस्तेमाल करते हैं भाई ऑननोन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग? एक ही तो है, वाइन ब्रिज। ठीक है कि नहीं, हम इसको वाइन ब्रिज के नाम से उसको जानते हैं, ताकि कुछ भी आ जाए आपका। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए बस यही यही लोता ब्रिज हमारा एक तो है जो कि इस्तेमाल होता है, वेन ब्रिज होता है। चलिए 46 देखिए यार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ टॉनेल डायोड। टॉनेल डायोड का कौन सा एक तो एडवांटेज नहीं होता है? एनी आइडिया? वोल्टेज रेंज अपर व्हिच कैन नॉट बी ऑपरेटेड लेस देन 1 वोल्टेज। बिल्कुल, ये उसका एडवांटेज नहीं है। क्यों नहीं उसका एडवांटेज है? क्योंकि वो वोल्टेज ज्यादा में ऑपरेटेड करता है। सॉरी यार, इस पे क्या बता रहा है आपको, नॉट एन एडवांटेज बता रहा है। ठीक है कि नहीं, लेकिन नॉट एन एडवांटेज यानी कि इसका एक तो डिसएडवांटेज है। कौन सा डिसएडवांटेज है आपका? इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड लेस देन 1 वोल्ट। ठीक है कि नहीं, इसलिए 1 वोल्ट में क्यों ऑपरेट नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका जो डिप्लेशन रीजन जो होता है वो काफी नैरो होता है। ठीक है कि नहीं, इसीलिए। 47 वाला देखिए, considering the following statement about n-type semiconductor and select the most appropriate action. n-type semiconductor is obtained by adding trivalent। बिल्कुल करेक्ट है भाई। होल्स आर का भी constitute the majority carrier। गलत है, खाली यही स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट लगाते हैं क्या? अरे कैसे यार, एन टाइप में खाली पेंटावेलेंट हम लोग मिलाते हैं ना, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। सॉरी, दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। एन टाइप में पेंटावेलेंट लगाते हैं और एन का जो मेजोरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है आपका पेंटावेलेंट होता है। 48 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन ओप-एम्प, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एन आइडियल ओप-एम्प है जीरो इनपुट रेजिस्टेंस। जीरो इनपुट रेजिस्टेंस होता है क्या? नहीं। इन्फिनिटी होता है। जीरो गेन होता है? नहीं होता है। आइडियल वैल्यू ऑफ द CMMRR इन एन ओप-एम्प इज इन्फिनिटी। ये भी गलत है भाई। CMMRR इन्फिनिटी होता है क्या? हमने क्या पढ़ा था वहां पे, PSSR आपका जो होता है जीरो होता है। CMMR जो होता है आपका कॉमन मोड रिजेक्शन है, जो ये भी आपका इन्फिनिटी होता है। करेक्ट है, खाली बी ही आपका करेक्ट होगा इस जगह पे। ठीक है, देखिए ओपाम में जितना भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खाली आइडियल ओपाम का ही आपको क्वेश्चन ही पूछेगा, और ओपाम में इतना क्वेश्चन नहीं आता है कुछ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट जंक्शन ब्रेकडाउन ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या होगा भाई, बोलिए। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट व्हिच ब्रेकडाउन ऑकर्स इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। करेक्ट है, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द क्या डिप्लेशन रीजन। करेक्ट है। जंक्शन ऑफर्स इनफिनाइट रेजिस्टेंस एट द ब्रेकडाउन पॉइंट। बिल्कुल गलत है। ठीक है कि नहीं, ये सही नहीं है। इन बी क्या, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं, जीरो रेजिस्टेंस वहां पर आपको देता है ब्रेकडाउन पॉइंट पे। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको, खाली ए बी आपका करेक्ट होगा, है क्या? तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 50 नंबर वाला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एफईटी। एफईटी का कौन सा एक तो एडवांटेज नहीं है? देखिए, नो ऑफसेट वोल्टेज होता है, सही है। स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, सही है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ये भी सही है। इसे उसका एडवांटेज है। और वह क्या है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस। गलत है, इसका होता है लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके इनपुट जो इम्पीडेंस होता है काफी कम होता है। ठीक है,
एक मिनट हम क्या बोल रहे हैं आपको, एफईटी का बोल रहे हैं क्या? एफईटी का, अरे यार, एफईटी का गेन और बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है स्मॉल कैसे होता है भाई? ये इसका एडवांटेज नहीं है, बी होगा इसमें करेक्ट आंसर। उसका इम्पीडेंस हाई होता है, बीजेटी का जो होता है उसका लो होता है। एफईटी का तो हाई हाई रहेगा ना, क्यों? क्योंकि उसपे मॉसफेट वगैरह आता है भाई, सब चीजें, और बाकी वोल्टेज होता है ना उसपे, तो इसीलिए हाई इनपुट इम्पीडेंस रहेगा। तो बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 51 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। कंट्रोल सिस्टम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना भाई, आगे करेंगे, आएगा कंट्रोल सिस्टम भाई आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिए। Which of the following are characteristics of an op-amp as a voltage follower? वोल्टेज फॉलोअर का क्या होगा भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द op-amp as a वोल्टेज फॉलोअर का क्या आता है आपका? देखिए भाई क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। लो इनपुट रेजिस्टेंस गलत है, हाई आता है भाई इसका, हाई है क्या कहीं पे? सी है ना। वोल्टेज फॉलोअर का हाई इनपुट आपका इम्पीडेंस होता है, और करंट फॉलोअर का क्या होता है आपका? लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए 52 देखिए, 52 में क्या पूछ रहा है। Which of the following statement is about transistor current? Select the most appropriate option. ट्रांजिस्टर करंट कैसे फ्लो करता है भाई? सिंपल सा, बस आपको एक बार बता दे रहा हूँ भाई। जो हम लोग बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉमन बेस, कैसे हम लोग बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो वाला पॉइंट अर्थिंग होगा, अगर वो होगा, मान लीजिए ये वाला हो गया अपना, हम इसको हमने नेम दिया दिया क्या, एमीटर दे दिया, तो ये सर्किट पूरा हो गया आपका कॉमन एमीटर सर्किट आपका बन गया है, ठीक है कि नहीं? एरो मार्क डाउन रहा तो आपका हो गया एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर हो गया। तो ई हो गया, तो बेस हमेशा याद रखिएगा, यहीं पर हम लोग रखते हैं मोस्ट ऑफ द केस। करंट कैसे फ्लो होगा आपका, कलेक्टर टू एमीटर टाइप आपका करंट फ्लो होता है। बेस टू एनर्जी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट हम लोग कहाँ से पाते हैं, यहीं से आउटपुट पाते हैं, कलेक्टर और एमीटर के बीच से हम लोग आउटपुट पाते हैं। देखिए भाई क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमॉन्ग द कलेक्टर बेस एंड एमीटर करंट। कलेक्टर करंट लार्जेस्ट होता है, या फिर एमीटर करंट लार्जेस्ट होता है, या फिर बेस करंट लार्जेस्ट होता है? बोलिए भाई किसका सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है, जो आपका सबसे ज्यादा अ, जिसका लार्ज एरिया होगा, ठीक है कि नहीं, जिसका लार्ज एरिया होगा। एक बार आपको भी पता भी होना चाहिए, सबसे ज्यादा पावर बैंक किसके होता है, पहले एमीटर का होता है, उसके बाद किसका होता है, आपका कलेक्टर का होता है, उसके ज्यादा आपका बेस का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एमीटर होगा ये जगह, उसका सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। इससे इसका कुछ नाता नहीं है भाई, ठीक है, ये आपका एरिया के हिसाब से होता है, जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा वहां पर करंट आपका उसी हिसाब से ज्यादा होगा। या फिर आप डोपिंग के हिसाब से क्यों ना ले ले आप, ठीक है। चलिए 53 देखिए, 53 में क्या बोल रहा है। पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच डायोड इज इन ए ब्रीज सर्किट इज अबाउट। सेंटर टाइप में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है कि नहीं। चलिए 54 देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है। ए प्लस ए बी को अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ भाई, यहाँ से जितने टीएनई वाले हैं तो आप लोग इसमें लेफ्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेशन आप लोगों के लिए नहीं है, खत्म आपको क्वेश्चन यहाँ से। बुलियन बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, ए प्लस ए बी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पर कौन सा वाला लो लगेगा आपका? इसमें कॉमन क्या है आपका, ए आपका कॉमन है, राइट। तो ए को कॉमन ले लीजिए आप, इसको मतलब बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकाल लेंगे तो 1 प्लस बी हो जाएगा, राइट। और 1 प्लस बी क्या होता है, ऑब्जर्प्शन लो आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारा लो था आपका, क्या क्या लो था, याद आ रहा है कुछ आपको? आइडोपोटेंट लॉ था, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था, है कि नहीं? ये सब आपका लॉ था ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, ऑब्जर्प्शन लॉ लगेगा। ऑब्जर्प्शन लॉ लगाएंगे तो 1 प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, ए ही होगा खाली। तो देखिए ऑप्शन में है, तो करेक्ट हो गया आपका, खत्म। चलिए 55 देखिए, अरे बाप रे
द एक्सप्रेशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ एन बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज गिवन बाय, ठीक है। डाटा याद रखने वाला चीजें है और कुछ नहीं। बोलिए क्या होगा आपका आंसर इस जगह पे। करेक्ट आंसर है आपका ये आर इक्वल टू वी रेफरेंस डिवाइडेड बाई टू टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। चलिए 56 देखिए, द फ्लैग दैट इंडिकेट्स वेदर द टोटल नंबर ऑफ वानेस accumulator आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम इज ऑड और इवन इज नोन एज। कौन बताता है भाई, कौन सा फ्लैग आपको बताता है? पैरिटी फ्लैग तो आपको बताता है ना आपको, ठीक है। जो आपको एक तो क्लास का लिंक शायद आपको एक तो कोई प्रशांत सर आपको शायद भेजे होंगे, ठीक है कि नहीं। उसी में अगर जिसको माइक्रो प्रोसेसर का क्लास तो मैं नहीं ले पाया भाई आप लोगों का, नहीं तो काफी सिंप्लीफाई करके आपको नहीं तो समझा था उस जगह पे। फिर भी वो वाला क्लास को एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिएगा, अगर जिसको माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो। मतलब अभी के लिए बस आप रिवाइज करके जाइए भाई उसको, नहीं तो आपको नहीं तो बाद में नहीं तो मैं आपको भी समझाऊंगा जब ये क्रैश कोर्स उसके बाद चलेगा। Which of the following is very accurate at analog to digital converter? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर में कौन सा वाला होता है सबसे फ्लाश टाइप एडीसी रैम्प वोल्टेज डुअल? डुअल होगा भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि डुअल स्लोप में जो होता है, डबल स्लोप होता है तो काफी एक्यूरेट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम कुछ, अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें यही होता है कि हम लोग ज्यादातर इसमें जितना लोड उसके जो प्रिसीजन होता है उसका लोड स्पीड के कारण, इसीलिए काफी एक्यूरेट रहता है भाई, ठीक है। चलिए 58 वाला देखिए, इसको डेसिमल में आपको कन्वर्सन करना है, कैसे करेंगे भाई? 110 110 कैसे करेंगे? सभी को पता रहना चाहिए कैसे होता है ये वाला फॉर्मूला सब। 0 × 2⁻0 है कि नहीं। उसके बाद 1 × 2⁻1, 1 × 2⁻1, ये कितना होगा आपका? ये तो आपका जीरो ही जीरो आ जाएगा आपका, सॉरी 2⁻2 होगा। ये क्या होगा आपका 2⁻3, 1 × 2⁻4, यह क्या होता है आपका 1 × 2⁸। दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, है कि नहीं। सॉरी 5 होगा ना यहाँ पे, 4 के बाद 5 आता है। तो 1 × 2⁵ कितना आ जाएगा? 32। 1 × 2⁴ कितना आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? जीरो। जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाएगा। 1 × 2⁵ यानी कि 4, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या आता है? 1 × 2⁻1, 2, जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो तो जीरो। 32 + 16 + 4 + 2 तो 6 से कितना होता है? 6 + 16 22, 22 + 32 कितना होगा? 54 हो जाएगा। 54 10 है क्या ऑप्शन में? देखिए तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। डेसिमल कैसे सॉल्यूशन करते हैं भाई, और एक नहीं तो आपको चीजें बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन इस प्रकार का है, ठीक है, 110, जब आप लेफ्ट साइड जाइएगा तो 2⁻0, 2⁻1, 2 ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा। जब राइट साइड जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2⁻−1 से शुरुआत करिएगा, 2⁻−3, 2⁻−4, ठीक है। चलिए 59 वाला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट? कौन सा होता है सीक्वेंशियल सर्किट का एकदम बेहतरीन एग्जांपल? शिफ्ट रजिस्टर से देखिए, सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। नॉर्मल से आपको बता दे रहा हूँ भाई ऊपर से बस। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, एक मेमोरी एलिमेंट होता है, तो उसको वो याद रखता है कि क्या क्या उस पे इनपुट पे कुछ चेंजिंग वगैरह होता है तो मेमोरी याद रखता है। लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। तो मेमोरी एलिमेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्या क्या एग्जांपल होता है आपका? वही आपका हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है कि नहीं, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर,
एनकोडर, डिकोडर, ठीक है कि नहीं। और क्या था आपका मॉक्स, डिमॉक्स, ये सारा आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट में आ जाता है। सीक्वेंशियल सर्किट में लैच, रजिस्टर और क्या होता है आपका लैच, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है कि नहीं, ये सारा आपका सीक्वेंशियल सर्किट में आता है। क्यों? उसमें एक तो मेमोरी सर्किट होता है जो कि चीज को याद रखता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर इस जगह पे, तो शिफ्ट रजिस्टर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जितना सारा है ये सब आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। ये सारा आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। 60 वाला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफिल काउंटर एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रिफिल काउंटर को देखते हुए क्या होगा करेक्ट आंसर। रिपील काउंटर जो होता है इज यूज्ड एज न सिंक्रोनस काउंटर, गलत है। एवरी फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर इन सिंक्रोनिज्म विद क्लॉक, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 61 देखिए, द अमाउंट ऑफ गेन इन डेसिबल, ठीक है, डेसिबल में होता है गेन, कैन नॉट बी एडेड टू द लूप बिफोर द क्लोज लूप सिस्टम बिकमिंग अनस्टेबल इज नोन एज, क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग, क्या बताते हैं हम लोग इसको, एनी आइडिया किसी को। एक मिनट यार, क्या क्या है यार आगे। हाँ तो चलिए भाई, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इस जगह पे। The amount of the gain in decimals cannot be added can be added to the loop before closed loop system. It is becoming rotate of the unstable. तो स्टेबिलिटी मार्जिन पे मेरा क्वेश्चन लग रहा है हमको। स्टेबिलिटी मार्जिन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फेज मार्जिन या फिर गेन मार्जिन होगा। फेज मार्जिन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा भाई थोड़ा सा, फिर भी मुझे लग रहा है फेज मार्जिन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 62 देखिए यार क्या पूछ रहा है आपको। 62 पे आपको पूछ रहा है स्टेबिलिटी वाला एक तो क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। सिस्टम इज सेज टू बी बाउंडेड, बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट बीबो स्टेबल इफ फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट एंड आउटपुट इज बाउंडेड। If the bounded input or output is unbounded, then the system is said to be most unstable. किसी को आइडिया भाई क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, ये क्या बीबो वगैरह होता है भाई। हाँ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, किसी को आइडिया। बताइए। बीबो का क्या रहेगा, स्टेबिलिटी मतलब का स्टेटमेंट बस एक आपको स्टेबिलिटी वाला दिया है और एक तो अनस्टेबल वाला आपको दिया है, बोलिए। दोनों ही ऑप्शन भाई करेक्ट है भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए, क्या पूछ रहे हैं भाई, बाउंडेड का मीनिंग क्या होता है। भाई बाउंडेड का मीनिंग कुछ इतना खास नहीं है भाई, बस कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जो सिग्नल होता है, जो आपका जो सिग्नल हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, या फिर सिग्नल मान लीजिए, या फिर कोई फंक्शन मान लीजिए, या फिर कोई स्टेटमेंट मान लीजिए, ठीक है। उसका जो वैल्यू होता है, जो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक तो फाइनाइट वैल्यू हमको निकाल के देता है, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं होता है, एक तो फाइनाइट वैल्यू हमको गिवन करके देता है। सिग्नल ले लीजिए या फिर कोई फंक्शन ले लीजिए, या फिर आप कोई क्या इक्वेशन जो आपका आता है सब, ठीक है कि नहीं।
क्राइटेरिया वाला जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसका जो वैल्यू एक तो फाइनाइट एम्पलीट्यूड वाला एक तो वैल्यू निकल के आता है, बस वही होता है आपका बाउंडेड का वैल्यू को इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए भाई 63 देखिए, इन ए सिंगल फेज सेमीकंडक्टर द कंटिन्यूस कंडक्शन ऑफ फ्री डायोड इज कंडक्टेड बाय, बोलिए भाई, कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के सब क्वेश्चन पूछ रहा है यार। लेकिन ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है आपको, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का किसका चैप्टर का क्वेश्चन है? इन्वर्टर का है, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? फ्री व्हीलिंग डायोड कब आपका कंडक्ट करेगा आपका सिंगल सिंगल फेज सेमी कंडक्टर में? जब आपका बीटा माइनस अल्फा होगा। यहाँ पर बीटा और अल्फा क्या है? बीटा क्या है आपका? आपको बताया था ना, वो जो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे थे मैं आपको, ये क्या था आपका? एक्सटेंशन एंगल था। और अल्फा क्या था आपका? फायरिंग एंगल था, ठीक है। ये आपका फायरिंग एंगल था, ठीक है। दोनों होता है। चलिए, दोनों का जो डिफरेंस आता है तभी जाके आपका कंटिन्यूस कंडक्शन चलता रहता है सिंगल फेज सेमीकंडक्टर में। 64 देखिए भाई, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन का ऐसा कौन सा आपका एक तो स्टेटमेंट जो है गलत है भाई? कौन सा वाला गलत होगा? पहली वाला दिया है नाइक्विस्ट प्लॉट्स जो होता है वी कैन फाउंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। उसके बाद क्या दिया है आपको? द नाइक्विस्ट प्लॉट इज ओपन ट्रांसफॉर्म फंक्शन कैन बी इजीली और बी ऑब्टेन, ठीक है कि नहीं? ये भी उसका करेक्ट है। Nyquist clause कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द टाइम डिले सिस्टम, करेक्ट है। Nyquist स्टेबिलिटी क्रिएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ओनली, ये भी गलत है। एब्सोल्यूट के साथ ही साथ जो डिले फंक्शन भी उसके साथ आपका आता है उसका भी ये आउटपुट आपको गिवन करके देता है, ठीक है। एब्सोल्यूट के साथ और क्या देता है आपको? जो आपका टाइम डिले सिस्टम जो होता है, यानी कि टाइम डिले यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सा वर्ड में? रिलेटिव सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। 65 वाला देखिए क्या पूछ रहा है। 65 वाले का क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होता है उसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इट इज यूज्ड व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज प्रिंटेड आउट फ्रॉम द मेमोरी ऑफ एन कंप्यूटर। इसमें करेक्ट लग रहा है यार, डिपेंडेंट अपॉन द सीपीयू के ऊपर तो खाली नहीं होता है भाई, ठीक है। सीपीयू के ऊपर तो खाली ये मतलब करेक्टेड नहीं होगा ऐसा, ठीक है कि नहीं? सीपीयू के ऊपर ही इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, इसके साथ डिपेंडेबल नहीं होता है। और बाकी सेकंड वाला क्या दिया है आपको? इट यूज टू द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज टू बी प्रिंटेड आउट फ्रॉम द मेमोरी ऑफ एन कंप्यूटर, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, ठीक है। बी खाली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 66 देखिए, which of the following bus is not belong to the bus used in 8085 बस, तो बोलिए भाई कौन सा वाला बस इसमें से नहीं है? एड्रेस बस है, डाटा बस है, कंट्रोल बस, ये सब है। सब रूटीन बस ऐसा कुछ चीज होता है क्या? नहीं होता है। तो डी इसके ऐसा कुछ बस उस पर नहीं होता है भाई। और बाकी एड्रेस बस में जो 5 होता है या फिर डाटा बस जो आपका 8 वाला जो होता है, ठीक है कि नहीं, वो वाला बसेस का जो पिन डायग्राम था ना आपका 8085 का, उसको काफी अच्छे से पढ़ के जाइएगा भाई, ठीक है। उससे बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आता है, बोलते ही निकल गए तो क्वेश्चन भी आ गया आपके पास। बताइए भाई, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट डिटरमाइन द स्टाटस ऑफ PSW ऑफ मोबे हैशटैग 0BFH हैशटैग 0BH, क्या होगा आंसर इसका? किसी को फंडे कुछ पड़ रहा है क्या? हम बोले थे ना थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन आता है भाई। देखिए टॉप क्वेश्चन 2022 में कितना आप लोग को पूछ के आप लोग को दिया है। कोई बात नहीं, बस इसको क्या करना है हम लोग को,
कोड करके इसको बस निकालना है हमको। क्या निकालना है? 0BFH को अगर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? हैशटैग का कितना होगा? 1011। और मोब ए दिया है ना आप लोग अब जगह पे, यहाँ पे तो आपको 111 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 1101 1010। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा अपना? देखिए, बस आप मिलाते हुए अगर इसको चलेंगे तो 1 + 1 = कितना आएगा? सॉरी, एक मिनट यार, 10BS लिखा है ना यहाँ पे, तो 1011 होगा। ठीक है, तो 11 को अगर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, बाकी 0 उसके ऊपर फिर से 1 जाएगा, 1 + 1 0। यहाँ पर एक तो 1 हमने दिया, उसको बोरो दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, फिर से 1, 1 + 0 0। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, क्या वैल्यू आया अपना? 10 आया। उसके बाद ये दोनों को मिलाएंगे तो 10। उसके बाद ये क्या आएगा? दोनों 1 को मिलाओ तो 1। फिर से, क्योंकि ऐसे तो ये वाला पार्टी ले रहा है, फिर से यहाँ पर 1 + 1 0 +1 1। ठीक है, इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना? 1101 1101 1011। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका? यहाँ पर एमएससी क्या है आपका इस जगह पे? कैरी फ्लैग तो आपका यहाँ पे 1 दिख रहा है, जीरो फ्लैग तो नहीं है। तो क्या होगा इस जगह पे आपका? 0DH हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपको ये जगह पे? PSW का स्टाटस निकालना है ना, एक मिनट यार। PSW का स्टाटस निकालना है हमको इस जगह पे। तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो एक मिनट यार, मतलब 10 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन तो कुछ मैच ही नहीं कर रहे हैं हम लोग का। तो क्या करेंगे अभी? कौन सा वाला मान के चलेंगे? 1011.1, यहाँ पे कोई गलती हो गया क्या हम लोग वैसे से? एमएसजी अब रिजल्ट इज 1 स्टूडेंट 0। जेड तो हम लोगों ने 0 निकाल दिया। बाकी ये प्रोग्राम स्टाटस वर्ड क्या हो जाएगा? तो फिर प्रोग्राम स्टाटस वर्ड क्या निकल के आएगा? चलिए यार, नहीं तो मैं इसको आपको ना दूसरे वाले जो आपको नहीं तो जब मैं कल, नहीं तो जब आपको मैं समझाऊंगा ना, तो इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से नहीं तो एक्सप्लेन करूंगा यार। ठीक है, मैं खुद ही कंफ्यूजन हो जा रहा हूँ यार, ये ऑप्शन देख के। निकल कर तो एक वैल्यू निकल के आ रहा है हम लोगों के पास, 0DH का वैल्यू निकल के आ रहा है, लेकिन ऑप्शन तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। कैसे यार ये वाला क्वेश्चन दे दिया? ठीक है, इसको मार्क करके रखिए भाई। 68 वाला देखिए क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल बाइट? इज ए सिंगल बाइट ए बी, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर? कौन सा वाला होगा भाई, बोलिए? सिंगल बाइट वाला इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा 8085 में? एक तो ऑपकोड होता है अपने पास, कौन सा वाला ऑपकोड होता है अपने पास सिंगल बिट इंस्ट्रक्शन के लिए? ओरी 1010H होगा। काफी माइक्रो प्रोसेसर से जबरदस्त वाला क्वेश्चन पूछ रहा है यार। तो बोलिए, बेसिक थ्री फेज इन्वर्टर कौन सा वाला होता है? थ्री फेज इन्वर्टर हमने बताया था आपको कितना वाला होता है? एक 120 डिग्री कंडक्शन करता है और एक तो 180 डिग्री कंडक्शन करता है कि नहीं? ये तो बोला था मैंने आपको।
तो बेसिक वाला कौन सा वाला है इस जगह पे? 4 स्टेप ब्रिज वाला तो टू सिंगल फेज में आता है, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, डी होगा इस जगह पे करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 स्टेप ब्रिज इन्वर्टर होगा। ठीक है, 70 वाला देखिए। अरे बाप रे, फॉर एन आर फायरिंग सर्किट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सोर्स कितना दिया है? 120 वोल्ट दिया है। रेजिस्टेंस हमको कितना इंसर्ट करना पड़ेगा जबकि आपका एनोड करंट 2.5 एम्पियर है? कितना होगा? 2.5 एम्पियर जब आपका होगा। हम लोगों ने आर फायरिंग सर्किट में अल्फा का एंगल कितने पढ़े थे हम लोगों ने? 90 डिग्री तक हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? नॉर्मल वाला फॉर्मूला डाल देते हैं ना, नहीं तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना आपको निकालने के लिए, करंट और वोल्टेज तो है, राइट? तो इतना डरने वाला चीज नहीं है। 0.25 करिए, 120 बटे 2.5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 60, 48 ओम आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना इस जगह पे, 48 ओम आ जाएगा। तो बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इतना कुछ चीजें सोचने वाला चीजें नहीं है। नॉर्मल रेजिस्टेंस पूछा ना कितना, ये भी क्या बात मतलब इंसर्ट करना है जिससे हम लोग करंट को लिमिट कर पाए। वोल्टेज करंट तो गिवन है, बस रेजिस्टेंस निकाल दो वोल्टेज बाई करंट डाल के। 71 देखिए, व्हिच ऑफ द करंट मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल इन्वर्टर के लिए सीलिंग फैन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर जो होता है एसी पावर एसी ड्राइव के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज मैग्नेट, अरे यार सबको एकदम मतलब चूर चूर करके आपको दे दिया यार। बोलिए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? इन्वर्टर सीलिंग फैन ड्राइव पे इस्तेमाल करते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल भी नहीं। सोलर सेल पे करते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर? नहीं भाई। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। साइक्लो कन्वर्टर जो होता है हाई पावर एसी ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको फ्रीक्वेंसी वेरी करना होता है। ठीक है, और इन्वर्टर जो होता है आपका सीलिंग फैन में नहीं, आपका यहाँ पर इस्तेमाल होता है एसी मोटर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है नॉर्मली हमको क्या चाहिए होता है? डीसी आउटपुट निकाल के देता है। तो सोलर सेल क्या देता है हमको? उसमें क्या रेक्टिफायर का क्या जरूरत होता है? कुछ जरूरत ही नहीं होता है। वोल्टेज कंट्रोल मैग्नेट पावर सप्लाई करता है, मैग्नेट करता है क्या? ये तो वोल्टेज कंट्रोल क्या करेगा? एसी वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस जगह पे? सी होगा करेक्ट आंसर। 72 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लास बी एम्पलीफायर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या होगा भाई? ए क्लास ए क्लास बी क्या दिया है भाई? ऐसा कौन दिया है भाई? अच्छा, ए क्लास बी एम्पलीफायर conducts only when the input signal, okay, when there is only the input signal। ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? अगर आपका हाफ ऑफ द बी सिग्नल भी अगर इसको मिल जाता है तब भी ये चलने के लिए दो दौड़ पड़ता है। ठीक है, और बी में क्या बोल रहा है आपको? बी एम्पलीफायर में क्या बोल रहा है? जो कोशिएंट पॉइंट जो होता है आपका, कोशिएंट पॉइंट जो होता है ये हमेशा सेंटर ऑफ द लोड लाइन में होता है। जब हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां पर तो हम लोगों ने बनाए थे ना ये वाला डायग्राम, तो ऐसे वाला डायग्राम एक तो हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? तो यहाँ पर एक तो था ना क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट हमेशा कहाँ रहता है? अपना सेंटर ऑफ द लोड लाइन पे रहता है। और ये वाला क्या बता रहा है? क्लास बी एम्पलीफायर कंडक्ट्स ओनली हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। करेक्ट है भाई? ठीक है कि नहीं? हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल करेक्ट है। तो बी और सी दोनों ही इस जगह पे करेक्ट है। डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 73 देखिए, एज ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर इज कॉन्सिस्ट ऑफ। ब्रिज टाइप पूछ रहा है यानी कि 4 ही थायरिस्टर लगा होगा, है कि नहीं? 74 देखिए, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन सही है? क्लास बी वाले में क्या होता है आपका? हमेशा सेकंड होता है। क्लास ए में क्या होता है? फर्स्ट सैमसंग लगा रहता है। क्लास सी जो होता है टू क्वाड्रेंट ऑफ टाइप बी चॉपर। नहीं भाई, टू क्वाड्रेंट ऑफ टाइप ए का चॉपर होता है। ठीक है, टाइप ई जो होता है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट चॉपर होता है। फोर क्वाड्रेंट या फिर पूरा चारों को के ऊपर तो ये तो कहाँ काम करता है आपका, तो ये होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कोई मान के चलते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा।
यहाँ पर क्या दिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट चॉपर दिया है ना, चारों चॉपर को लेके काम नहीं कर रहा है। और टाइप सी चॉपर क्या होता है आपका, स्टेप डाउन वाला होता है ना। अरे सॉरी यार सॉरी, ये स्टेटमेंट का यहाँ पर सही होगा, ई नहीं होगा। ई पर आपको दिया है ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट पे काम करता है, नहीं चॉपर जो होता है ई चॉपर आपका चारों क्वाड्रेंट को लेके काम करता है, खाली फोर्थ क्वाड्रेंट पे नहीं। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या करता है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी को लेके ये काम करता है। 75 देखिए, which of the following is not true for IGBT। IGBT के लिए कौन सा वाला सही नहीं है। It is a majority carrier device, it is three terminal power semiconductor device, positive temperature, voltage control device। बोलिए भाई, IGBT वोल्टेज कंट्रोल होता है क्या। IGBT किसका वंशज होता है अपने लिए। IGBT किसका वंशज होता है अपने लिए, करंट कंट्रोल वाला आएगा, ठीक है कि नहीं। अरे सॉरी यार, यूनिपोलर बोर्ड ट्रांजिस्टर होता है ना, ये तो करंट कंट्रोल वाला आएगा, वोल्टेज सही होगा क्या। और नहीं तो क्या होगा यहाँ पे, आईजीबीटी क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना, यहाँ पर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, एनटीसी होगा। सी डी दोनों ही मेरे को गलत लग रहा है यार, आपको क्या लग रहा है क्या होगा सही आंसर यहाँ पे। तो मेरे को सी और डी दोनों ही गलत लग रहा है, क्या कोई ऑप्शन दे रहा है क्या। अरे कोई बता भी नहीं रहा है, चलिए ठीक है। सब ऊपर ऊपर से जा रहा है क्या आप लोगों को। ठीक है तो फिर चलिए। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता है आईजीबीटी, आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला होता है। ठीक है, तो आप खाली सी को ही मान के चलिए। वोल्टेज कंट्रोल मेरे हिसाब से कंट्रोल करंट कंट्रोल डिवाइस ही आपका होता है, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल नहीं होता है। फिर भी सी मान के चलिए भाई आप लोग, इसको ही हम ज्यादा अभी मान के चलेंगे। तो टू आइडेंटिकल एसीआर है हमारे पास जो बैक टू बैक सीरीजली कनेक्टेड है विथ ए लोड। अगर एसीआर फायरिंग करता है 90 डिग्री पे, तो पीएमएमसी वोल्ट मीटर जो होता है आपका, वोल्ट मीटर जो होता है आपका अक्रॉस द लोड वुड बी रीड, कितना रीड करेगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल के दे रहे भाई तुम लोग को। फिर भी बोलिए भाई, सिंपल तो लग रहा है हम लोग को। एसीआर हम किससे ऑपरेट करते हैं, एसी से ऑपरेट करते हैं कि नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, पीएमएमसी वोल्ट मीटर लगाया। तो डीसी वोल्ट मीटर लगाएंगे एसी में, तो कुछ आपको रीडिंग देगा क्या, आपको कुछ नहीं देगा भाई, जीरो हो जाएगा। राइट, चलिए 77 देखिए, फॉर एलिमिनेटिंग द फिफ्थ हार्मोनिक्स ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वेव द डीसी चॉपर रिपल फैक्टर शुड बी, कितना होना चाहिए। आपको बताया था मैंने आपको वहां पर एक तो फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है कुछ। हार्मोनिक्स को निकालने के लिए हम लोग क्या 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 इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो रिपल फैक्टर क्या आएगा आपका इस जगह पे, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टू टी पावर n-1 मैंने आपको बताया था, है कि नहीं। और यहाँ पर n आप लोगों के लिए कितना है इस जगह पे, 5 है ना, कितना दिया है, 5 दिया है यहाँ पे, 5 दिया है आपको इस जगह पे, रिपल फैक्टर पूछ रहा है ना, तो n टू टी पावर नहीं होगा, खाली n-1 होगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई n-1 वाला फॉर्मूला डाल दीजिए। तो n कितना है, 5 है, तो 2/4 कितना काटेंगे, तो 2/4 यानी कि सॉरी 2/4 यानी कि उसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। तो बी होगा रिपल फैक्टर का करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे लास्ट 3 क्वेश्चन, ये वाला पावर सिस्टम का 2 क्वेश्चन बच गया क्या, कहाँ से ले आए फिर। A load draws a power of 15 kilowatt at a power factor of 0.8 lagging. The lagging kVA drawn by the power supply। बोलिए भाई, ये तो आई होप कि भाई सबको सुबह सबको ही कर ही पाएगा भाई आप लोगों के बीच। आपको लोड कितना दिया है, आपको सॉरी पावर कितना दिया है आपको, 15 किलोवाट आपको गिवन डाटा है। पावर कितना दिया है, 15 किलोवाट आप लोगों को गिवन डाटा इस जगह पे है।
और बाकी क्या दिया है आपको, पावर फैक्टर कितना दिया है, कॉस फाई 0.8 दिया है। तो यहाँ से क्या निकाल पाएंगे हम लोग, हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, लैगिंग केवीआर बोल रहे हैं हमको निकालने के लिए, राइट। तो केवीआर कैसे निकालेंगे हम लोग, एक मिनट यार, कैसे निकालेंगे हम लोग यार, चलिए। P इक्वल टू क्या पता है हमको, वी आई कॉस फाई, यानी कि एस कॉस फाई होता है हम लोगों के पास। तो एस भी हम लोग निकाल पाएंगे कैसे, P डिवाइडेड बाई कॉस फाई से हम लोग निकाल पाएंगे, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, P डिवाइडेड बाई कॉस फाई से हम लोग निकाल पाएंगे क्या, एस निकाल पाएंगे, अपरेंट पावर निकाल पाएंगे हम लोग। अगर रिएक्टिव पावर केवीआर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एस इंटू साइन फाई करेंगे हम लोग। अभी एस हमको निकालना है यहाँ से, तो एस कैसे निकलेगा हम लोगों के लिए, पावर है 15, कॉस पाई है 0.8, काट कुट के देखिए 8/10, 150/8, 150/8 होगा तो कितना आएगा आंसर, लगभग 20 के आसपास, यानी कि 18.75 केवी है। इतना आपका आ गया, अपरेंट पावर आप लोगों के पास आ गया, राइट। उसके बाद क्या दिया है आपको, अगर आपके पास कॉस फाई अगर 0.8 है तो साइन फाई कितना होगा, उसका इन्वर्स कर लीजिए। तो कॉस इन्वर्स करेंगे तो कैसे आएगा, √1 कॉस स्क्वायर थीटा, करेंगे तो 0.6 निकल के आएगा साइन थीटा का वैल्यू, राइट। तो अभी तो हम लोग रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू साइन साइन थीटा होता है, राइट। एस का वैल्यू क्या दिया है हम लोग के इस पास, 18.75 केवी है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 0.6, काट कुट के निकालिए कितना आता है, 75 इंटू 6 और 10, 10 काट लेंगे तो इस जगह पे एक जीरो कटेगा, 1875 इंटू 6 पूरा निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 11.25 केवीआर आ रहा है, ठीक है। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आया भाई बात सबको समझ में, गिवन डाटा था पावर और कॉस फाई था, तो हम लोगों ने क्या किया इस जगह पे, पी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, पी इक्वल टू क्या होता है, एस कॉस फाई होता है। तो अपरेंट पावर इक्वल टू क्या किया हम लोगों ने, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय कॉस फाई कर दिए, तो हम लोग को मिल गया क्या यहाँ पे, अपरेंट पावर हम लोग को मिल गया। उसके बाद कॉस फाई 0.8 है तो साइन फाई क्या होगा, 0.6 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किए, सॉल्व कर दिए, खत्म। मैग्नेटाइट किसका एग्जाम्पल है भाई, दो क्वेश्चन बचा भाई, कर लीजिए फिर सेशन को एंड ऑफ कर लीजिए। मैग्नेटाइट किसका एग्जाम्पल होता है भाई, मैग्नेटाइट हमेशा याद रखिएगा फेरोमैग्नेटिक मेटल का एग्जाम्पल है, कल भी हमने ये वाला करवाया था। 80 वाला है क्या, है ना यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड्स, मेमोरी वाला कौन सा होता है, अभी तो हमने आपको बताया था, जितना सारा सिक्वेंशियल सर्किट में भी मैंने आपको बताया, जितना रजिस्टर होगा, रजिस्टर में से कौन सा वाला होगा, बी होगा या फिर डी होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मेमोरी और क्या ऑपरेंड्स पूछ रहा है ना, तो डाटा रजिस्टर करेक्ट होगा, फ्लैग रजिस्टर नहीं। हुआ भाई, तो इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म, टाइम लगा फिर भी, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है काफी तगड़ा क्वेश्चन था, जो कोई भी सॉल्व इतना जल्दी नहीं कर पाएगा, फिर भी आप लोगों ने किया, उतनी बड़ी बात है। तो चलिए, इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं। 23 वाला क्वेश्चन हमने कितने घंटे में कंप्लीट किया था, 1 घंटा 20 में हमने कंप्लीट कर दिया था, 80 मिनट में तो हमने सॉल्व कर दिया। अभी इसके लिए कितना टाइम हमने लिया, लगभग 2 घंटे से हम लोग करते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। जो लोग सोच रहे होंगे कि खाली थियोरिटिकल वाला क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे तो हो जाएगा, तो आप लोगों ने खुद ही देख लिया कि कितना न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम आपको पूछ रहा है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। तो चलिए भाई, प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक तो नया प्रैक्टिस सीरीज को लेके, ठीक है, चलिए।